हेलो स्टूडेंट, इसके आज का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का तीसरा चैप्टर। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण का कुछ बेस। उस बेस में हमने ये बताया था कि बीजीय विधि से हम 3 विधियों से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। पहली विधि हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि हमने बताया था बज्र गुणन विधि और विलोपन विधि, और तीसरी विधि हमने बताया था वज्र गुणन विधि। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसके बारे में हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाया था कि कैसे आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे हम रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए, वज्र गुणन विधि में हम ये 3 अक्षर जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं, ये 3 अक्षर बी सी ए, इसी क्रम में इन तीनों अक्षरों को आपको याद रखना है। और ये देखिए 12 है, 12 का उल्टा 21। ये आपको 2 संख्याएं आपको याद रखनी है। अब देखिए, इसी के माध्यम से हम वज्र गुणन विधि का फार्मूला एक तैयार करेंगे और उसी फार्मूले में हम मान रख करके रैखिक समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए BCAB, इसी क्रम में आपको इन अक्षरों को याद रखना है। 12, 12 का उल्टा 21, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे x अपान y अपान इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम 2 अक्षर हमारा क्या है, BC। यहाँ हम लिखेंगे BC माइनस BC। अब इस एक अक्षर को हम काट देंगे। फिर देखिए 2 अक्षर कौन से हैं, CA। यहाँ हम लिखेंगे CA माइनस CA। फिर इस अक्षर को हम काट देंगे। फिर यहाँ देखिए ये 2 अक्षर क्या बचे, AB। यहाँ लिखेंगे AB माइनस AB। अब देखिए, ये संख्या हमारी 12 और 21 है। यहाँ हम लिखेंगे 12, यहाँ 21, यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ 12, यहाँ 21। इस तरह से वज्र गुणन विधि का ये फार्मूला तैयार हो गया। अब इसी में हम मान रख करके रैखिक समीकरण को हल करते हैं। इसी को हम दूसरे रूप में भी, दूसरे तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। और वह तरीका क्या है, क्रम आपका यही, इसी क्रम में आपको याद रखना है BCAB, इन अक्षरों को। और देखिए, इन अक्षरों को हम इस तरह से लिखते हैं BCAB, फिर हम लिखते हैं BCAB। 2 बार इसी क्रम में इन अक्षरों को लिखेंगे। ऊपर वाली लाइन में हम 1 1 1 1 लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में 2 2 2 और 2 लिखेंगे। इसके बाद इस तीर का निशान हम बना देंगे इस तरह से। इस तरह से हम तीर का निशान बना देंगे। ये अब हम यहाँ लिखेंगे x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू -1 अपान। अब यहाँ पर देखिए, हम इसका और इसका गुणा करेंगे B1C2 का, हमको मिलेगा B1C2 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे B2C1 मिल जाएगा, B2C1। फिर देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, हमको क्या मिलेगा C1A2 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, हमको मिलेगा C2A1। और फिर
इसका गुणा इसमें करेंगे A1 B2 माइनस फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, हमको मिलेगा A2 B1। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा रूप, दूसरे तरीके से हम बद्ध गुणनखंड से समीकरण को हल करने के लिए हम एक दूसरा फार्मूला तैयार करते हैं इस तरह से। अब इसी में देखिए दो चीजें आ जाती हैं, दो नोट आ जाता है, दो नोट आ जाता है। पहला नोट क्या है, अगर दोनों रैखिक समीकरण का अचर पद दाहिने पक्ष में है, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 दिया गया हो, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 दिया गया है। अगर इस तरह से रैखिक समीकरण दिया गया है, यानी दोनों समीकरण के अचर वाले पद दाहिने पक्ष में अगर हैं, तब हम जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा है इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। दूसरा नोट क्या आ जाता है, दूसरा नोट क्या है, अगर हमारा अचर पद दोनों समीकरणों का अचर पद बाएं पक्ष में हो और दायां पक्ष 0, तो ऐसी स्थिति में इसी फार्मूले में जहां पर -1 है यहां पर हम +1 रखेंगे। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा और आप गलती कर जाएंगे। इसलिए ये आपके दो नोट ये हैं कि अगर अचर पद दोनों समीकरण का दाहिने पक्ष में होगा तो जहां यहाँ -1 रखेंगे, और अचर पद बाएं पक्ष में हो दोनों समीकरणों का और दायां पक्ष 0 हो तो यहाँ पर हम +1 रखेंगे। तीसरा नोट इसमें आता है कि अगर तीसरा नोट है, अगर दिए गए समीकरण रैखिक समीकरण में चर हर के रूप में दिया गया, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो 2/x 3/y इक्वल टू 5, 5/x 7/y इक्वल टू 9। मान लीजिए दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इस टाइप का अगर रैखिक समीकरण दिया गया है और आपको बद्ध गुणनविधि द्वारा इसको हल करना है, तो इसी फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। बदलाव क्या हो जाएगा, जहां पर हमने x लिखा है यहाँ पर हम 1/x लिखेंगे, जहां पर y लिखा है वहां पर 1/y लिखेंगे। बाकी 1 के लिए हमने आपको बता ही दिया कि अचर पद अगर दाहिने पक्ष में आए तो -1 लिखा जाएगा और अचर पद यदि बाएं पक्ष में है तो +1 लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इस बद्ध गुणनविधि द्वारा हम इस फार्मूले के माध्यम से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। अब आइए एक हम एग्जाम्पल आपको हम समझा दे रहे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन जब लेंगे तो उसमें आपको हम कुछ क्वेश्चन आपको बद्ध गुणनविधि से हल करके बताएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम बद्ध गुणनविधि से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो आइए देखिए, एक एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है रैखिक 3x प्लस 5y इक्वल टू 2, पहला समीकरण, 5x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण हमारे पास रैखिक समीकरण दिए हैं, हमको बद्ध गुणनविधि द्वारा इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए देखिए, इस समीकरण 1 और 2 की तुलना क्रमशः समीकरण a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 से करने पर। हाँ चलिए देखिए यहां पर हम इन समीकरणों की तुलना, दोनों समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 से हम करते हैं। तो देखिए हमको मिलेगा, फिर देखिए जब तुलना करेंगे तो हमको A1 क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ A1x पहले समीकरण में 3x, A1 के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा 3, B1 के स्थान पे क्या आ जाएगा यहाँ देखिए 5 और C1 के स्थान पे क्या आ जाएगा 2। फिर इस समीकरण की तुलना इससे करते हैं तो देखिए यहाँ A2 यहाँ क्या है 5, A2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। B2 इज इक्वल टू, B2 के स्थान पे यहाँ देखिए -2 है और C2 इज इक्वल टू यहाँ देखिए 7। अब हमने आपको फार्मूला क्या बताया है, x अपान BC माइनस BC इज इक्वल टू y अपान CA माइनस CA इज इक्वल टू -1 अपान AB माइनस AB। यहाँ हम 1 2 लिखते हैं, 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब देखिए इसी में हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का हम मान रखते हैं। तो चलिए इसमें हम मान रखते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए x अपान, देखिए B1 C2, B1 की वैल्यू क्या है 5 और C2 की वैल्यू क्या है 7। तो B1 इंटू C2 आ जाएगा 5 इंटू 7 माइनस, फिर देखिए B2 C1, B2 की वैल्यू -2 और C1 की वैल्यू क्या है 2, हो जाएगा -2 इंटू इज इक्वल टू y अपान। अब यहां पर देखिए C1 इंटू A2, तो C1 की वैल्यू क्या है 2 और A2 की वैल्यू क्या है 5। तो C1 A2 मीन्स 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस C2 A1, C2 की वैल्यू 7 है और A1 की वैल्यू 3। तो C2 A1 क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 अपान A1 B2, A1 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या है -2, क्या आ जाएगा A1 B2 मीन्स 3 इंटू -2 माइनस A2 B1, A2 की वैल्यू क्या है 5, B1 की वैल्यू क्या है 5, आ जाएगा 5 इंटू 5। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा x अपान, यह आ जाएगा 5 7 35 माइनस, यहाँ देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू y अपान, हो जाएगा 10 माइनस 21 इज इक्वल टू -1 अपान, हो जाएगा -6 माइनस 25। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x अपान 39 इज इक्वल टू y अपान -11 इज इक्वल टू -1 अपान -30। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम x अपान 39 को इसके इक्वल करेंगे, तो हो जाएगा x अपान 39 इज इक्वल टू 1 अपान -1 अपान -31। ये देखिए दोनों माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरा इसमें करेंगे तो 31 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 39 और तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 39 अपान 31। ये आपकी x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से इस पद को हम इस पद के इक्वल करेंगे तो y अपान -11 इज इक्वल टू -1 अपान -31, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 31 y इज इक्वल टू -11, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -11 अपान 31।
ये हमारा x और y का मान इस तरह से हमारा निकल गया। तो ये इस विधि से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये बद्ध गुणन निश्चय रैखिक समीकरण को हल किया गया है। तो अब आप देखिए, इसी में आपको हमने ये भी बताया था इसके पहले लेक्चर में कि जब हम किसी रैखिक समीकरण को आलेखी विधि से हल करते हैं तो हम समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, और समीकरण का ग्राफ खींचने पर देखिए हमको तीन रेखाएं मिलती हैं, तीन तरह से दोनों रेखाएं मिलती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, अद्वितीय हल मिलता है, अद्वितीय हल। और जब दो रेखाएं संपाती हो जाती हैं, अनंत हल मिलता है। अगर समीकरण का अद्वितीय हल मिलता है या समीकरण का अनंत हल मिलता है तो हम ये कहेंगे कि वह दिया गया रैखिक समीकरण संगत समीकरण है या सुसंगत समीकरण। ठीक, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि समीकरण अगर हमको पूछा जाए कि ये दिया गया समीकरण संगत है या सुसंगत है कि नहीं है, तो हम आलेखी विधि से ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ ये दोपाली और दो, ये दोनों स्थितियों में अगर प्राप्त हो जाएगा हम कहेंगे कि समीकरण सुसंगत है या संगत है। और जब ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा, समांतर रेखाएं अगर आ गई तो इसका मतलब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे वह दिया गया रैखिक समीकरण असंगत है। इस स्थिति में समीकरण क्या होगा? असंगत होगा। तो इस तरह से हम सुसंगत और असंगत समीकरण का परीक्षण करते हैं। और यही चीज है, देखिए जब हम बीजीय विधि में देखते हैं तो देखिए तीन स्थितियां आती हैं। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में क्या होता है? अद्वितीय हल मिलता है, अद्वितीय हल। इस स्थिति में क्या होता है? अनंत हल मिलता है। और इस स्थिति में कोई हल नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर हम बीजीय विधि से चेक करना चाहेंगे कि समीकरण सुसंगत है कि असंगत है, तो ये दोनों स्थितियां अगर हमको मिलती हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये दोनों स्थितियां अगर मिलती हैं तो हम ये कहेंगे कि समीकरण सुसंगत समीकरण है। और जब ये वाली स्थिति आ जाएगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण असंगत समीकरण कहलाएगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का पूरा बेस था। और इसमें हमने एग्जाम्पल लेकर भी कुछ बताया। अब आपको हम प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी बुक में देखिएगा, हम यहाँ पहला क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, 3 वर्ष पश्चात मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना था। तो इस गणितीय कथन को बीजीय विधि द्वारा और आलेखी विधि द्वारा निरूपित कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जो है सबसे पहले हम बीजीय विधि से हम
देखेंगे कैसे हम इसका समीकरण बनाते हैं और फिर इसका आलेखी निरूपण, इसका आलेख कैसे खींचते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। अब यहां देखिए, हम मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने मान लिया कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु 7 वर्ष पहले, आज की आफताब की आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? आज की आयु में से 7 वर्ष कम हो जाएगा, यानी 7 वर्ष माइनस हो जाएगा, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु क्या होगी? पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। तो पहली कंडीशन क्वेश्चन की दी गई है, प्रथम शर्त दी गई है, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त दी गई है कि आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो आफताब की आयु क्या है? x माइनस 7, ये बराबर हो जाएगा, पुत्री की आयु क्या है? y माइनस 7। आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी। यह स्टेटमेंट 7 वर्ष पहले का दिया जा रहा है। तो आपकी पहली कंडीशन क्वेश्चन की क्या बनी? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये कोष्ठक हम खोल लेते हैं, 7 से y में मल्टीप्लाई करेंगे 7y, फिर 7 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49। अब यहाँ देखिए, 7y को हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे और माइनस 7 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। हमको क्या मिलेगा? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। माइनस 7 दाहिनी तरफ गया, प्लस 7 हुआ, और 7y बाई तरफ आया तो माइनस 7y हो गया। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये आपका पहला समीकरण मिल गया। अब अगली कंडीशन क्वेश्चन की क्या है कि 3 वर्ष पश्चात आफताब की आयु 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी? आज की आयु x वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगी? आज की आयु से 3 और अधिक, यानी x प्लस 3। क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष पश्चात आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब देखिए, दूसरी कंडीशन क्वेश्चन की है क्या है? दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है कि आफताब की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। यानी आफताब की आयु x प्लस 3 है, पुत्री की आयु y प्लस 3 है 3 वर्ष पश्चात। तो आफताब की आयु के बराबर होगी आफताब की पुत्री की आयु की 3 गुनी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये कोष्ठक खोलिए आप, क्या मिलेगा? 3y प्लस 9। 3y को आप बाईं तरफ ले आइए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस 3 को दाहिनी तरफ ले जाइए, माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये मिल गया दूसरा समीकरण। ये जो समीकरण 1 और 2 मिला,
ये इस गणितीय कथन का बीजीय रूप है। समीकरण 1 और समीकरण 2 इस क्वेश्चन का बीजीय रूप है, बीजीय निरूपण है। अब आप इसी को आलेखी निरूपण में कैसे आप करेंगे? अब कहने का मतलब इन दोनों समीकरण के माध्यम से आप कैसे ग्राफ को खींचेंगे, आलेख कैसे आप खींचेंगे। तो देखिए इसी क्वेश्चन में हम आपको ग्राफ खींचना भी बता दे रहे हैं और ग्राफ खींच करके कैसे हम समीकरण को हल करते हैं इसमें हम ये भी आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका हम आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए चलिए देखिए, हम सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है? x माइनस 7y इज इक्वल टू -40। ये हमारा पहला समीकरण है। इस समीकरण में हम x की वैल्यू y के पदों में ज्ञात कर लें या y की वैल्यू x के पदों में, हम सबसे पहले समीकरण से ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इस 7y को हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं, 42 को बाईं तरफ ले जाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? 7y इज इक्वल टू x प्लस 40 ये मिल जाएगा। ये दाहिनी तरफ जाएगा 7y हो जाएगा, बाईं तरफ आएगा तो x प्लस 42 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x प्लस 42 अपान 7। इस तरह से हम समीकरण 1 के माध्यम से हम y का मान x के पदों में हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, अगर y की वैल्यू x के पद में ज्ञात हो रही है, x की वैल्यू y के पद में ज्ञात हो रही है, अगर ये हमारा दाहिना पक्ष भिन्न में आता है, परिमेय में आता है, ऐसी स्थिति में हम x की वैल्यू इस तरह से रखेंगे जिससे y का मान पूर्णांक मिले। ये इसलिए कोई नियम नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है कि जिससे हमको आलेख खींचने में सुविधा हो। अगर मान पॉइंट में आएंगे तो हमको थोड़ा सा असुविधा होगी, इसलिए थोड़ा सा ये चीज हम ध्यान में रखेंगे कि हम यहाँ x की वैल्यू इस तरह से रखें कि y की वैल्यू पूर्णांक में मिले, जिससे कि आलेख खींचने में सुविधा हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हम x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 प्लस 42 अपान 7। क्या आ जाएगा? ये 42 अपान 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू हम 7 रख देते हैं, रखने पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 42 अपान 7 आ जाएगा 49 अपान 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। हमने x की वैल्यू 7 रखा तो y की वैल्यू भी 7 आई। अब देखिए x की वैल्यू 14 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 प्लस 42 अपान 7 हो जाएगा 56 अपान 7 इज इक्वल हो जाएगा 8। अब देखिए अब x की वैल्यू 21 रखते हैं, 21 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 21 प्लस 42 अपान 7। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 4 2 6 अपान 7। तो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगा 9। फिर देखिए x इज इक्वल टू
28 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 प्लस 24/7, कितना मिल जाएगा ये 4 8 12, 2 2 4 1 5, सॉरी यहाँ 42 है, हो जाएगा 8 2 10 और 4 2 6 7/7, कितना आ जाएगा 10। अब x की वैल्यू हम 42 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 42 प्लस 42/7, आ जाएगा 84/7, आ जाएगा 20। तो देखिए इस तरह से हम कई मान ज्ञात कर सकते हैं। यही केवल आपको ध्यान देना है कि हम जो भी वैल्यू यहाँ पर x की रखें, y की वैल्यू हमको पूर्णांक में मिले। अगर y की वैल्यू पूर्णांक में नहीं मिलती है, भिन्न मिलती है, तो हमको ग्राफ खींचने में असुविधा होगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको करना है। तो इस तरह से हम 2 मान, 3 मान, 4 मान इस तरह से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए इससे हम 2-3 मान ले करके हम आपको जो है इससे ग्राफ खींच देंगे। तो देखिए हम 2-3 मान इस तरह से ले लेते हैं। आप सारे मानों को दिखा सकते हैं या 2-3 मानों को दिखा सकते हैं, कि आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए यहाँ x, यहाँ y, इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे। अब देखिए x की वैल्यू हमने क्या रखा 0, तो y की वैल्यू हमको क्या मिली, x की वैल्यू देखिए 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिली थी 6 मिली। x की वैल्यू हमने 7 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिली 7 मिली। x की वैल्यू हमने 14 रखा, y की वैल्यू क्या मिली 8 मिली। फिर देखिए x की वैल्यू हमने 42 रखा, तो y की वैल्यू हमको 12 मिली। और मान हम छोड़ दिए, केवल ये 4 मान हम ले लिए हैं और मान हमने छोड़ दिया है। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। आप 3 मान, 4 मान, 2 मान, 1 मान, कोई चाहे जितने मानों से आप ग्राफ खींच सकते हैं। इस तरह से हमको समीकरण 1 की ये सारणी हमको मिल गई। अब जो है हमारे पास जो दूसरा समीकरण था, वो दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हमारे पास जो दूसरा समीकरण था वो क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसमें हम चाहे x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें। यहाँ पर देखिए हम 6 को बाईं तरफ करें, 3y को दाहिनी तरफ करेंगे, हमको क्या मिलेगा 3y इज इक्वल टू x माइनस 6। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा x माइनस 6/3 मिल जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 0 माइनस 6/3, क्या मिल जाएगा -6/3 इक्वल टू मिल जाएगा -2। फिर देखिए x की वैल्यू हम 12 रखते हैं, y की वैल्यू क्या मिलेगा 12 माइनस 6/3, आ जाएगा 6/3 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू हम 18 रखते हैं, y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 18 माइनस 6/3, 4 मिल जाएगा। x की वैल्यू हम चलिए हम 3 मान यहाँ ले लेते हैं। तो देखिए x हमको 0 मिला, x की वैल्यू हमने 0 रखा, y की वैल्यू -2 मिली। x की वैल्यू इस तरह से एक सारणी हम बना लेते हैं, आइए ऊपर बनाते हैं।
एक साड़ी हम इस समीकरण से भी बना लेते हैं। हाँ देखिए, x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू -2 मिली। फिर x की वैल्यू हमने 12 रखा तो y की वैल्यू 2 मिली। और फिर x की वैल्यू हमने 18 रखा तो y की वैल्यू 4 मिली। इस तरह से हमारे ये दोनों समीकरणों की ये दो सारणी हमको मिल गई। अब इसी दोनों सारणी से हम आलेख खींचेंगे। तो अब आलेख खींचने के लिए देखिए, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस है। हम सब इस पहली टेबल से देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। यानी देखिए x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू मिल गई 0 6। फिर x की वैल्यू 7, फिर y की वैल्यू 7। x दाहिनी तरफ इधर मूल बिंदु है, मूल बिंदु की दाहिनी तरफ ये धनात्मक होगा, मूल बिंदु के बाईं तरफ ऋणात्मक, मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y धनात्मक होगा और नीचे की तरफ y ऋणात्मक होगा। तो आप देखिए x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7। देखिए x की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू 7। ये हमारी वैल्यू ये मिल गई। हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे, ये हमारा मिल गया 7 और 7। ठीक, तो इस तरह से हम दो बिंदु को हम दिखा दिए, दो बिंदु को दर्शा दिए। और इस तरह से दर्शाने के बाद ये हम लाइन खींच देंगे और वे बिंदु आप इसी तरह से दर्शा देंगे। और इस तरह से ये आपका पहले समीकरण का आलेख मिलेगा। अब चलिए दूसरे समीकरण का आलेख देखिए। यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 0, y -2 मीन्स ये हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया, ये हो गया 0 और -2, ये मिल गया। फिर देखिए x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 12 मतलब इधर देखिए 7 8 9 10 11 12, और y की वैल्यू 2 मीन्स 1 2, ये मिला, ये वैल्यू हो गई 12। और पॉइंट आप इसी तरह से दिखा सकते हैं। और फिर देखिए इस तरह से हम इसका ग्राफ खींच देंगे। ये ग्राफ जो है कहीं ना कहीं जा करके, ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जा करके आगे एक दूसरे को काटेंगी। और जिस बिंदु पर ये काटेंगी उस बिंदु का जो x का निर्देशांक होगा वो x का मान होगा, और y निर्देशांक जो होगा वो y का मान होगा। अर्थात x की वैल्यू जो मिलेगी वो आफताब की आग होगी, और y की वैल्यू जो मिलेगी, y निर्देशांक की जो वैल्यू मिलेगी वो आफताब के उत्तर की आय होगी। इस तरह से हम इस कथन को हम बीजीय विधि से और आलेखी विधि से इस तरह से हम निरूपित करते हैं जैसा कि हमने बताया। अब आपको अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।